अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डॉक्टर रिफत भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंसेस, और जो मुझे टॉपिक है आज बोलने के लिए वो है फर्टिगेशन एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग इन हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो अगर हमारे पास हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बागात है तो उन बागातों को हमें पानी किस तरीके से देना है, कब देना है और कितना अमाउंट देना है। और अगर हमें फर्टिगेशन करना है, उसी इरिगेशन पानी पाइप्स के थ्रू प्लांट्स को जाता है, और अगर हम उनमें पानी के साथ अपना खाद, अपना फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। लेकिन अगर आपके पास वहाँ अपने घरों में होगा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बाद, तो आपने प्लांटिंग मटेरियल लाया, उसका ट्रेलिस सिस्टम बनाया, फिर आप लाते हो 10-12 लाख का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब आप उसको 10-12 लाख का लाते हैं, उसके साथ एड ऑन करके अपने सिस्टम के साथ, क्योंकि हर एक जो भी उसका फॉर एग्जांपल उसका एक बड़ा टैंकी होता है जिसमें हम पानी जमा करते हैं, उसके बाद एक छोटी सी टैंकी होती है 15 लीटर की, जिसमें हम अपना खाद मिक्स करते हैं, और वो जो छोटी वाली टैंकी होती है वो फिर बड़ी पाइप के साथ जुड़ी होती है, और इस बड़ी पाइप के साथ फिर छोटी छोटी पाइपें जाती हैं, लैटरल्स जाते हैं। वो लैटरल्स क्या होते हैं पाइप्स के, वो हर एक प्लांट के साथ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन, ये पाइप्स फिर हर एक लाइन में जाते हैं। लेकिन अगर बीच में एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्लांट लेती हूँ, उस एक प्लांट के साथ फॉर एग्जांपल ये ड्रिप लाइन जा रही है, इस ड्रिप लाइन के पास यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये इस सिस्टम इसको 2 इमिटर्स देता है, 2 इमिटर्स, ठीक है। तो हर एक प्लांट, जितने भी आपके हाई डेंसिटी में प्लांट्स होंगे, उसके साथ वो सब लाइंस जाएंगे, उस सब लाइंस के साथ हर एक प्लांट को अपने अपने 2 इमिटर्स होते हैं, जिसकी वजह से ड्रिपर्स से इमिटर्स, तो इमिटर्स के थ्रू ट्रिकल करके ड्रॉप करके पानी जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रन करूँगी मोटर, पानी चलेगा, अगर पानी जोर से चलेगा इमिटर्स को तो वो ड्रिप नहीं। तो आपका पानी जब भी सिस्टम को आप ऑन करेंगे, पानी इस तरीके से चलना चाहिए कि आपका पानी ड्रॉप आना, ट्रिकल डाउन ना वो होना चाहिए, ताकि वो रूट्स में जाए, वो रूट्स उस पानी को यूटिलाइज करें, रूट्स में वो पानी रहता है, उस पानी में फिर मिक्स होते हैं फर्टिलाइज़र, उस फर्टिलाइज़र को फिर रूट्स ऊपर उठाते हैं और अपने नशोनुमा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अब जब भी आप अपने घरों में फर्टिगेशन सिस्टम बनाएंगे या हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम बनाएंगे, तो पहले हमें एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आएंगे, आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया, आपको किसी ने बोला आप डालिए 10 ग्राम डालिए, उस टैंकी में मिक्स कीजिए 10 ग्राम, फिर आपका वो सिस्टम चलेगा और फिर आपको मिलेगा। वो सारा आपका वेस्ट है, वो सारा वेस्ट है, अनलेस एंड अनटिल तब तक वेस्ट है जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है। हमें अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, मुझे एक बाग दिया गया, मैंने प्लांटिंग मटेरियल लगाया, मैंने ट्रेलिस सिस्टम तारे लगाने के बाद मैं सिस्टम इंस्टॉल करती हूँ, सिस्टम भी मेरा इंस्टॉल हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी बेस लाइन सर्वे करनी है, ताकि मुझे पता हो जाए कि मेरा जो ये सिस्टम जो 25 साल तक चलेगा, वो सिस्टम कैसे रन होगा। उस सिस्टम के लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हमें जिस ज़मीन में हमने अपनी हाई डेंसिटी प्लांटेशन बनाई, उस ज़मीन के बारे में आपको सॉइल एनालिसिस पता होना चाहिए। आपको पहले ही उस ज़मीन का पता होना चाहिए कि इसमें मेरा नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है, अदर न्यूट्रिएंट जितने भी आप, या ऑर्गेनिक मैटर कितना है उस ज़मीन में, ठीक है ना। तो आपने सॉइल का तज्जिया किया, उसके बाद आपको तो करंट सीजन, जैसे आपने इस बार ही लगाया, तो आपको लीफ एनालिसिस का तो पता नहीं होगा, लीफ एनालिसिस आपको बाद में पता चलेगा जब आपका फ्रूट हार्वेस्ट हो जाएगा, या मिड सीजन में जुलाई अगस्त में हम लीव्स उठाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल का वो एक्लेट वुचुन इंसान के पिछले साल लीफ एनालिसिस, अगर इन्होंने इतना खाद दिया था तो लीफ एनालिसिस का रिपोर्ट क्या है, होगी 2 चीज़ें, पिछले साल का लीफ एनालिसिस रिपोर्ट, आपने करंटली क्या किया, सॉइल एनालिसिस किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिस सोर्स से आपका पानी आता है, जिस सोर्स से आपका
पानी आता है। जैसे कई सोर्स, जैसे आपने टैप रखा, आपने इरिगेशन चैनल रखा, सोर्स कोई भी आपको हो सकता है, उस पानी को भी पहला एक टेस्ट होना चाहिए। अब आप मुझे बोलोगे क्यों पानी का टेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बोलूँगी बेसिक थिंग्स, तो उस पानी को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि वही पानी हमारा ड्रिप के थ्रू जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको अपना बाग हाई डेंसिटी का एट लीस्ट 25 साल, क्यों ये 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम, शूट में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम पानी का भी टेस्ट करेंगे। उसमें सिर्फ एक ही हमें देखना है कि उस पानी, जो पानी आ रहा है, उस पानी का ईसी कितना है। एक ही, मतलब हमें एक कंपोनेंट का टेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की कितनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसमें कितने सॉल्ट्स, पानी अगर आ रहा है उसमें सॉल्ट्स है कि वो सॉल्ट्स के बगैर, तो हमें पानी का ईसी देखना है, ठीक है? आपने पानी का ईसी देखा, ये एक प्रिलिमिनरी स्टडी, ठीक है ना? दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, आपका, मैंने बोला कि आपको एक फर्टिलाइजर टैंक होता है जिसमें आप अपना यूरिया सारी खादें हमें एट वन टाइम में मिक्स करना है। उसमें हमें वो लो डेंसिटी प्लांटेशन की तरह नहीं करना है। तो उसमें क्या करेंगे आप, जब आपने आने वाले पानी को टेस्ट किया, फिर आप आने वाला पानी उस फर्टिलाइजर टैंक में डालते हैं, ठीक है ना? जमा किया बड़ी टैंक में, फिर वो छोटी टैंक में जाएगा। उस छोटी वाली टैंक में आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूरिया डाला, मैप डाला, सॉप डाला, इसमें हम हाई डेंसिटी में डीएपी नहीं डालते क्योंकि वो क्लॉग करेगा पाइप्स को, वो पहले मिक्स भी नहीं होता उसमें। इसमें आपको ये भी इंश्योर करना है कि मेरे पास सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, ठीक है ना? तो जब आप उस आने वाले पानी में आपने मिक्स किया अपने फर्टिलाइजर, अभी टेस्ट चल रहा है, अभी हमने सिस्टम को रन नहीं किया, अभी टेस्ट ही चल रहा है, उस पानी में हम मिक्स करेंगे यूरिया, मैप, मोनो अमोनियम फॉस्फेट और सॉप, जो होता है किसका, पोटाश का सोर्स, जैसे हम यहाँ करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसी तरह दूसरा ये केमिकल है उसको हम सॉप बोलते हैं, तो हाँ वो पोटाश का सोर्स है। तो आपने मिक्स किया, जब हमने इस पानी में 3 फर्टिलाइजर मिक्स किया, तो बिल्कुल जब मिक्स हो गया प्रॉपरली, उस पानी में पहले अकेले पानी को हमने इसी देखा, उसमें सॉल्युबल सॉल्ट से, फिर इसमें भी देखा, किसमें भी देखा, जिसमें हमने खाद ऐड किया, उसका भी हम ईसी चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल, अब इसमें कितने सॉल्ट्स आ रहे। अगर मैंने पानी का एनालिसिस किया, मुझे हमेशा आना चाहिए कि उसका एक वैल्यू स्टैंडर्डाइज होता है ना, या तो उससे नीचे नहीं आना चाहिए या तो उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। हम बोलते हैं मिनिमम, अगर उसमें 0.7 खाली पानी में ईसी होना चाहिए, उससे ना नीचे होना चाहिए ना उससे ऊपर होना चाहिए, वन थिंग। देन सेकंड थिंग, अब आपने उस पानी में फर्टिलाइजर ऐड किया, अब तो वो वैसा 0.7 नहीं रहेगा, अब तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आपको 2 तक इंक्रीज होती है तो बर्दाश्त के काबिल है, 2 तक ही होना चाहिए जो सोल्यूशन का बने, ठीक है? फिर ये वाला सोल्यूशन पाइप्स के थ्रू कहाँ जाता है, पाइप्स के थ्रू ड्रॉप करके रूट जोन में। तो जब ये पानी रूट जोन के पास पहुंचेगा, हम बोलते हैं अब इन नटशेल में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 1.2 बनेगी। मान ले जो भी आपका सोल्यूशन एप्पल के रूट के पास पहुंचेगा, जिसमें पानी होगा, खाद होगा, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 1.2 बनेगी। कितना होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है अपने दिमाग में। क्यों, अब आप मुझे बोलोगे क्यों इसका 1.2 ही होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे एप्पल के रूट्स होते हैं, अगर ज़्यादा सॉल्ट आया पानी में तो उसमें वो जल जाते हैं, और हमारा जो एप्पल का रूट होता है वो सेंसिटिव होता है सॉल्ट्स के, तो हमें जो भी हम पानी यूटिलाइज करेंगे उसमें सॉल्ट्स बहुत कम होने चाहिए, लेस देन 1.2। और दूसरा वो कैल्शियम डिमांडिंग है, अगर हमारे एप्पल को अच्छा कैल्शियम मिला, इट मीन्स इन फ्यूचर में जो भी फ्रूट हमें उस पर बनेगा उसमें कभी बिटर पिट नहीं आएगा, ठीक है ना? उसमें कभी बिटर पिट नहीं आएगा जी, ठीक है ना? तीसरा कि
जब आपने EC मेंटेन किया लेस देन 1.2 तो आपके रूट्स कभी नहीं जल जाएंगे। तो अपने रूट्स को बचाने के लिए और जो हाईली कैल्शियम डिमांडिंग हमारा एप्पल है उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये पानी का और उस जो स्टॉक सोल्यूशन बन गया एट लीस्ट बिफोर हम स्टार्ट करें अपनी हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये दो चीज़ों का आपको बहुत एहतियात करना है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कोई नहीं आपको बोलेगा। That means before going to high density plants, Yes. we have to go for the soil analysis, then to the water analysis. Exactly. उसके बाद हमें decide करना है कि the water source is fit, और is there any problem in water source? Exactly. अगर है तो then we have to rectify that. Exactly. Okay. Yes. Then the land, the soil we are having, is it fit for this HD or not? इन हाँ, दोनों को combine करके then मतलब we should have to proceed forward. मेजॉरिटी जो भी हमारा सॉइल है यहाँ हमारा ऑलमोस्ट सैंडी लूम ही है मेजॉरिटी, बिकॉज एप्पल एरिया ही है सारा हमारा 90% इट कम्स अंडर एप्पल। बट पानी में प्रॉब्लम होगा, मगर पानी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हर जगह अलग टीडी। क्योंकि हम इसका कभी नहीं ध्यान रखते नहीं, कोई क्योंकि नहीं अगर हमें सिस्टम 25 साल चलाना है आप लो डेंसिटी को कुछ भी कीजिए इट्स वेरी हार्ड। That means अगर EC drought भी मीटर भी आएगा होना वो तब भी काम चाहिए, EC चलाएगा। मीटर हर फार्मर के पास होना चाहिए so that he can check। अब वो कैसे चेक करेगा? एग्जैक्टली वो लैब में ला सकता है पानी, उसको एक पैरामीटर, इट विल नेवर कॉस्ट बियॉन्ड 100 रुपीज या कुछ, उसको सिर्फ देखना है इस पानी का EC मीटर तो EC मीटर अवेलेबल ऑन द मार्केट जो डिजिटल हो, इजी टू हैंडल हो। हाँ होगा कोई पोर्टेबल, होगा जरूर होगा कोई पोर्टेबल, क्योंकि कभी हम सेंसर्स भी लगाते हैं, एक सेंसर हम लगाते हैं वो हमारा दिखाता है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कंप्यूटर के साथ अटैच करके कि सॉइल का EC मीटर देखना। वाटर का हमें वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर। वो सॉइल का भी आपको बोलेगा और अगर आपने पानी लाया आप सॉइल के लैब में जा सकते हैं, वहाँ EC आप चेक कर सकते हैं। अब इट इज इम्पॉसिबल कि एवरी टाइम वी हैव टू every time you don't require, it's one term। फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर का अलग हर रेशियो अलग रहेगा। दैट मींस कि एवरी टाइम व्हेन वी आर एडिंग द फर्टिलाइजर्स इन द not वाटर, every time, देन ये सिर्फ पहला once you have to establish your identity every so time that means we have to formulate first the solution। exactly, ये baseline survey पहले करना है। करेक्ट, वी हैव टू Yes. कीप इट इन रिकॉर्ड्स, Yeah. देन उसी के हिसाब से हमारा वाटर एंड ये रहेगा। exactly, it's one term, just beginning। करेक्ट, फिर तो ये 25 साल फॉर्मेशन शुरू हो गया तो वाटर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। exactly, करेक्ट, फिर तो सोर्स सेम ही रहेगा ना। सही। exactly, तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा कि हम कैसे अब बोलेंगे कि मेरे प्लांट को फर्टिलाइजर अगर देना है मुझे N कितना देना है, P कितना देना है, who is going to tell me? तो बेंचमार्क दो ही है। दूसरा पॉइंट ये कि बेंचमार्क अब मेरे पास मुझे शेड्यूल करना है कि नाउ कि मुझे अपने पर प्लांट मुझे कितना फर्टिलाइजर देना। तो अब मैं कैसे शेड्यूल करूँ? मेरे पास दो चीज़ें हैं, या तो मेरे पास यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन होगी कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जब आपका प्लांट 5 साल के ऊपर हो जाए तो आपको 225 ग्राम यूरिया देना है, 225 ग्राम नाइट्रोजन, फिर आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं यूरिया में, और आपको ये मुझे याद नहीं कितना है वो, कुछ एक्स अमाउंट करके लेते हैं, एक्स अमाउंट करके आपको फास्फोरस देना है और 300 ग्राम आपको के देना, या तो आपको उस हिसाब से चाहिए। ये दो बेंचमार्क है हमारे। या तो जो यूनिवर्सिटी आपको रेकमेंड करेगी कि आपका 5 साल प्लांट है उसको इतना NPK है, तो उस NPK के हिसाब से आपको चलना है, आपको फर्टिलाइजर अपने बागों को देना। लेकिन दूसरा बेंचमार्क है हमारे पास ये, हमें पता है कि जो हमारा एप्पल है वो पर ईयर और पर हेक्टेयर कितना NPK रिमूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखा गया है कि हमारा जो एप्पल है वो 1 साल के अंदर और 1 हेक्टेयर के अंदर 100 kg नाइट्रोजन, 100 kg 45 kg P, 45 kg P और 180 kg आपका K रिमूव करता है। तो अगर रिमूव करता है इतना तो हमें पोर्टल भी करना है उतना। तो हमारे पास दो बेंचमार्क, या तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप चलेंगे, या तो जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास NPK कितना रिमूवल होता है हमारे एप्पल से, उसके हिसाब से हमें देखना। दो बातें। तीसरी बात
अब हम फर्टिलाइजर दे क्या, अब आपके पास यूरिया है, आप डीएपी नहीं दे सकते, आप मॉप नहीं दे सकते टू सम एक्सटेंट, हालांकि उसमें हम मॉप भी दे सकते हैं लेकिन उसमें 100% सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो विद द रिजल्ट वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम वो पहले ही मतलब अडेप्ट करेंगे उस चीज़ को कि जो कि हमें कोई दिक्कत ना दे इन फ्यूचर में। तो आपने देखा कि यूरिया आपका 100% सॉल्युबल है पानी में, तो उसको पहले थोड़ा सा मिक्स करना होता है अलग पानी में, देन आप उसको टैंकी में डाल दीजिए जितना अमाउंट होगा। उसके बाद आप मैप है आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट जिसमें 60% आपका फास्फोरस है, आपके डीएपी में 46% फास्फोरस है, लेकिन आपके मैप में 60% फास्फोरस है, और सॉल्ट जो पोटाश का सोर्स है आपके मॉप में 60% के है, मगर सॉप में 50% ही 50% क्या है आपका पोटाश। मेरे कहने का मतलब है अब हमें फर्टिलाइजर डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन फर्टिलाइजर देना है, तो आपका डिसाइडेड फर्टिलाइजर है यूरिया, मैप और सॉल्ट, ठीक है। तो 3 बातें। 4, अब हमें कितना, अब मेरे पास तो इतना, अब मेरे पास खाद भी है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है मुझे किस फ्रीक्वेंसी से और कितने कितने अमाउंट से मुझे खाद देंगे, एम आई राइट? राइट। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या करेंगे, मतलब मुझे इस टाइम फॉर एग्जांपल अभी मुझे मार्च में जैसे या अप्रैल में मैं स्टार्ट करूंगी फर्टिगेशन, तो मुझे कितना टैंकी में मिक्स करना, तो एक वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किस फ्रीक्वेंसी से, जैसे अगर मैं लो डेंसिटी की बात करूंगी वहाँ हम क्या देते हैं, वहाँ हम देते हैं 3 बारी की, बिफोर फ्लावरिंग, 3 वीक्स आफ्टर फ्रूट सेट और जून जुलाई में। तो आप यूरिया को 3 हिस्सों में बांटते हैं, डीएपी को एक ही टाइम देते हैं मार्च में, और आप पोटाश के 2 हिस्से करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग और 3 वीक्स आफ्टर फ्रूट सेट, हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फर्टिगेशन में आपको क्या करना है, उसमें फ्रीक्वेंसी है, या तो आपको 7 दिन के बाद सिस्टम को रन करना है या 15 दिन के बाद। लेकिन अगर मैं बोलूँगी 7 दिन फिर बोलूँगी 15 दिन, आपको इसमें भी देखना है कि मुझे लेबर कंपोनेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों को चूज करने के लिए हमें देखना है कि लेबर, अगर मैं 7 दिन करूँगी तो लेबर कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको रहना है वहाँ पे, जो भी पुट ऑन करेगा फर्टिलाइजर देने का, उसके बाद भी बोलूँगी क्योंकि क्यों इतना कॉन्शियस रहना है। यहाँ तक समझ आया? तो या तो फ्रीक्वेंसी 7 दिन की होगी या तो फ्रीक्वेंसी 15 दिन की बनेगी, लेकिन इसमें आपको खुद देखना है कि मुझे लेबर कंपोनेंट अगर मेरा लेबर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मेरा जैसे 7 में लेबर ज़्यादा जाता है और 15 दिन में लेबर ऑब्वियसली कम जाएगा, लेकिन मैं क्वालिटी के बिहाफ पे हम ये नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको फिर देखना है यील्ड और क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट कहाँ आती है, मैं वही रेकमेंड करूँ। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम डिज़ाइन करते हैं, मेरे पास अब स्टेजेस आती है, ठीक है ना, उस स्टेजेस में मुझे कैसा फर्टिलाइज किस, फॉर एग्जांपल मेरा पहले आएगा बड बर्स्ट से फ्लावरिंग से लेकर एक स्टेज मुझे करना, तो मैनुअल्स में ये देखा गया कि अगर आप 20%, इसमें न्यूट्रिएंट की डिमांड ज़्यादा नहीं होती, 20%, अगर आप टोटल अमाउंट का 20% उस स्टेज में देंगे वो स्टेज आपकी फुलफिल होगी, तो 20% आप इस स्टेज में देते हैं, 20% ऑफ टोटल, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आपका कौन सा स्टेज आता है, पहले आ गया बर्ड बर्स्ट टू फ्लावरिंग, देन ऑनवर्ड्स फिर तो फ्रूट, पहले फ्रूट सेट हो जाएगा, फ्रूट सेट टू फ्रूट एनलार्जमेंट, पहले फ्रूट सेट हो जाएगा, फिर वो पी साइज, वॉलनट साइज आ गया ना, फ्रूट एनलार्ज हो गया, फ्रूट एनलार्जमेंट। जब ये स्टेज फ्रूट सेट से फ्रूट एनलार्जमेंट स्टेजेस आती है, इसमें न्यूट्रिएंट की हाई डिमांड होती है, तो आपको उस डिमांड को मद्देनजर रखकर 50% ऑफ योर टोटल अमाउंट देना है उस स्टेज को, ताकि उस स्टेज में फ्रूट सेट से लेकर फ्रूट एनलार्जमेंट तक कोई कमी न्यूट्रिएंट्स की ना है, तो 50% ऑफ टोटल आप दे दीजिए। उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, फ्रूट एनलार्जमेंट के बाद फिर फ्रूट मैच्योर हो जाएगा, फ्रूट मैच्योर से लेकर हार्वेस्ट। अब ये तो ये भी
लेस डिमांड, इसमें भी हम 30% दे सकते हैं। और लास्ट में आपकी स्टेज आएगी पोस्ट हार्वेस्ट से कहाँ तक, जब लीफ फॉल हो जाएगी तो उसमें आप 10% दे दीजिए। 10% तब भी जाना चाहिए ताकि हमारे रिजर्व्स वहाँ बने। आपको मेरी बात समझ आई? 20 is to 50. 20, then it is 20, 40, 30 and 10. No. 20 is to 50 is to 20 is to 10. तभी तो 100% बनेगा। 20 हाँ वही yes, तो AC 20, 40. 2, 5, 2, 1. एक मिनट ये दरवाजा खोलो। 50 तरह का 50 ना 1:20 पहले हमारा 20 क्योंकि जो फ्रूट सेट से फ्रूट एनलार्जमेंट वो हाईली डिमांडिंग है, इट्स 50%। फिर आपका फ्रूट मैचुरेशन से फ्रूट हार्वेस्ट तो उसमें आपका 20% जाएगा और लास्ट में जो पोस्ट हार्वेस्ट टू लीफ फॉल होगा उसमें 10% है, टोटल का 10% जो भी बचे उसमें दे दीजिए। 20, 50, 20. समझ आए? अब हमें क्या करना है, अब हमें सिस्टम रन करना है, लेकिन सिस्टम को रन करने के लिए आपको पहले एक प्रोटोकॉल सेट करना है। वो प्रोटोकॉल क्या होगा कि हमारा अगर ड्रिप चलेगा, पानी चलेगा, फर्टिगेशन चलेगी, वो कितने टाइम तक चलनी चाहिए, वो कितने टाइम तक चलेगी। अब मैं यहाँ आपको एक फार्मूला बोलूँगी, लेकिन आपको वो फार्मूला याद नहीं रखनी है, आपको वो टाइमिंग याद रखनी है और अपने हिसाब से उस टाइम को निकालना। अब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं आप मुझे बोलो ना, आप मुझे बोलो। अब आपको लास्ट में हमें ये समझने के लिए ये टेक्निकल पॉइंट जो आपको बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम कभी नहीं चलेंगे जस्ट बिकॉज कि उनको पता ही नहीं है। यही मुझे पता है प्रूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद जो बाकी चीज़ें हैं ना, अगर उनको भी न किया गया या उनको उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर प्रूनिंग क्या करेगी, प्रूनिंग विल डू नथिंग। लेकिन अब हम कि हमारे प्लांट को पानी कितना चाहिए, हमें उतना ही देना है प्लांट को जितना उसको चाहिए, और अब जितना पानी अब उसको चाहिए उसमें उसको खाद भी देना है। तो पहले हम क्वांटिफाई करेंगे कि एक प्लांट को कितना पानी चाहिए, ठीक है। तो हम देखा गया है कि अगर हम निकालेंगे कि प्लांट की रिक्वायरमेंट एक दिन में कितनी है, एक दिन में, उसके फार्मूला मैं आपको ऐसे फार्मूला में समझाऊंगी। उसमें हम देखते हैं उस प्लांट का ETC कितना है, ये पानी कितना इवेपोरेट करता है और पानी कितना लेता है दिन में फॉर एग्जांपल, और उसने अपना एरिया, मानो मुझे रिक्वायरमेंट मैं ऐसे हूँ और मेरी शाखाएं ऐसे हैं, ठीक है ना, तो ये मेरा एरिया है, जहाँ तक मैं फैली हूँ यही मेरा एरिया है। तो मैंने कितना एरिया लिया, मैंने कितना, उस एरिया में दिन में कितना पानी इवेपोरेट होता है, क्योंकि एक पत्तों से इवेपोरेट होता है, एक ज़मीन से इवेपोरेट होता है, हो गया इवेपोट्रांसपायरेशन। तो हम देखेंगे कि दिन में कितनी इवेपोट्रांसपायरेशन होगी, मेरे पास कितना एरिया है, और इस फार्मूला को इजी बनाने के लिए मैं इसको इनटू करती हूँ 1000, ताकि मैं इसको कन्वर्ट करूँ लीटर्स में कि मेरे एक प्लांट को कितने लीटर्स पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको मल्टीप्लाई करके फॉर एग्जाम्पल हमें आ गया 18 लीटर्स, क्या आ गया। अब मुझे समझ आ गई कि ETC मैंने निकाला, फिर मैंने निकाला मेरा एरिया कितना है, एरिया मेरा कितना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी है, रो टू रो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1 × 3, जैसे 3 मीटर, या 1.5 × 3 हो गया 4.2 या 4.5 समथिंग। तो ये मेरा एरिया है, मेरा ETC कितना है, ETC हमें निकाल सकते हैं, वो हमारा यहाँ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी दे सकता है कि आज कितनी वो निकाल सकते हैं वो वाला पैरामीटर। और इनटू 1000 में करती हूँ फार्मूला, ताकि मेरा ये फार्मूला जो भी मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल मेरा निकलता है 18 लीटर्स पर डे। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लांट को पानी देना है 18 लीटर्स पर डे, मगर ये एक्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की नहीं है। मगर मुझे देखना है कि जिस ड्रिप से मेरा पानी जाता है उस ड्रिप की एफिशिएंसी कितनी है, कितना दे पा रहा है, वो कितना दे पा रहा है। हमारे जो ड्रिप इरिगेशन है उनकी एफिशिएंसी है 90%। सो मैं 18 लीटर्स को ड्रिप की एफिशिएंसी से डिवाइड करती हूँ,
ठीक है, तो वो निकलता फॉर एग्जांपल मेरा था 18 लीटर्स पर डे डिवाइडेड बाय 0.9%, बिकॉज 90% हो गया ना 0.9%, तो वो निकलता है 20 लीटर्स पर डे। क्या निकलता है? 20 लीटर्स। मगर अब 20 लीटर एक प्लांट को चाहिए, मगर मुझे पहले देखना है, मैंने आपको पहले ही बोला अगर ये फ्लैट है तो इसके यहाँ से 2 ड्रिपर्स है ना, इमिटर्स। अब इमिटर कोई लगाता है, उसके या तो 2 लीटर पर 1 घंटे में या 2 लीटर देता है। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये 2 ड्रिपर्स है, ये वाला इमिटर, ये वाला इमिटर। कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, उसकी वैसी ही एफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल अब मैंने लगाया कि ये 4 लीटर पर घंटे में देता है, ये इमिटर भी 4 लीटर पर घंटे में देता है, ठीक है ना। तो मेरा 20 लीटर पर डे रिक्वायरमेंट है, इसको डिवाइड हो जाएगा 8 लीटर 1 घंटे में, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 2 4 8 2 10 2 2 हो गया 2.5, अप्रॉक्स 2.5, एग्जैक्टली अप्रॉक्स 2.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, वो रन करेगा 2.5 घंटे, वो रन होना चाहिए 2.5 घंटे। लेकिन अब ऐसे ही हैफजर्डली रन नहीं करना है, ठीक है ना। उस पर भी डिपेंड करेगा, फ्लो ऑफ द वाटर इज, ये वो इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जैक्ट, आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपकी क्वेरी सुनूंगी। अब हमें निकला 2.5 घंटे, ठीक है ना। तो हमारा सिस्टम रन करना चाहिए 2.5 घंटे, लेकिन ये 2.5 घंटे अब ऐसे नहीं चलेंगे। 2.5 घंटे कैसे चलेंगे? 2.5 घंटे पहले चलेगा कि हमें पहले एक फ्लो देना है, एक रन करना है खाली पानी सिस्टम को। क्या करना है? पानी रन करना है, पानी सिस्टम, ताकि पहले जब भी इस सिस्टम से पानी जाएगा, ये सिस्टम पानी पाइप से जाएगा, पाइप के थ्रू सॉइल में जाएगा, और सॉइल से पानी आ रहा है, ये जा रहा है रूट जोन में। लेकिन पानी जब चलता है वो अपना रास्ता बनाता है ना, रास्ता। ये रास्ता बनाता है कि कल अब उसके बाद तो फर्टिलाइजर आएगा, वो फर्टिलाइजर उसी रास्ते से, इसको हम बोलते हैं वाटर फ्रंट। वाटर फ्रंट का मतलब होता है जो पानी जाता है वो रास्ता बनाता है वो रूट जोन तक पहुंचने, फिर वही रास्ते से जो आप फिर फर्टिलाइजर डालते हैं ऊपर। हाँ, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए, मैंने सिस्टम रन किया, मोटर ऑन किया, पानी चल रहा है, लेकिन इसका भी हिसाब है, ये पानी कितनी देर तक चलेगा। हमारे पास 2.5 घंटे है। अब इस 2.5 घंटे को मैं कितना डिवाइड करूँगी? मैं इसको जो भी मैं ये प्री इरिगेशन देती हूँ, प्री इरिगेशन में कितना चलेगा आपका? प्री इरिगेशन 20%, जो 20% 2.5 घंटे का निकलेगा ना, उतने घंटे आपका प्री इरिगेशन चलेगा। निकालिए आप 20% ऑफ दिस 0.5 कितना हो गया? आधा घंटा। 0.5 मीन्स आधा घंटा। इट मीन्स सिस्टम को रन करने के लिए पहले ही खाली पानी सिस्टम को जाएगा, खाली पानी पूरे ऑर्चर्ड को जाएगा आधे घंटे के लिए। तब आपको सिस्टम को पहले खाली पानी देना है। तो आधा घंटा हो गया, आधा घंटे के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हमें ऐड करना है, हम टैंकी वैंकी में आपने जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने वो रिक्वायरमेंट टैंकी में डाला, आपको उसको जाना है ना वहाँ। लेकिन 50% जो है टोटल टाइम, 50% सर आप निकालिए, 50% ऑफ जो टोटल टाइम, उतनी देर तक आपका हमारा ये चलेगा फर्टिगेशन। हो गया 1.25। इट मीन्स 1 घंटा और 25 मिनट्स, 1 घंटा और 25 मिनट्स में आपका पूरा फर्टिगेशन जाएगा। आपने फर्टिलाइजर ऐड किया, वो हर एक प्लांट को अपना खाद देगा जितनी इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट था। तो फिर लास्ट में क्या बचा? 1.25 नहीं, 1.25 कैसे बचेगा? आपने 1 घंटा 25 मिनट और 30 मिनट अच्छा, वो भी इसी में इंक्लूड होगा। हाँ, क्योंकि 2.5 घंटे है ना, 2.5 घंटे में आधा घंटा पहले, फिर 1.25 बचा कितना? फिर 1 घंटा रहता है, 1.25 भी नहीं रहेगा, 1 घंटा रहेगा उसका। No. 1.25 करेक्ट, 1.25। No. 1.25 you have spent. It's only 0.75. 0.75 मिनट्स आपके पास रहेंगे।
2.5 घंटे में करियो तो 1.25 to 30 हो गया ना 155 तो 2.5 को 1.55 माइनस कीजिए हो गया 0.7 तो 75 मिनट्स हमें लास्ट में रहेंगे जिसमें हमें पानी फिर से रन करना है ताकि सिस्टम साफ हो जाए। कहीं पे अगर फर्टिलाइजर है वो भी एक तो पाइप्स में भी क्लॉगिंग नहीं हो जाएगी, वो फर्टिलाइजर भी उस पानी के उसी रूट जोन में जाएगा। अगर कहीं पे रुक गया होगा, कम मिला होगा, वो भी जाएगा ताकि पूरा का पूरा खाद आपके प्लांट को मिल जाए। These are the 5 or 6 technical points जो मैंने आपको बोला so that you will understand before you have to establish your high density plantation objects। ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा हमें करना है जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारा ये साइकिल है, बिकॉज हमारे हाई डेंसिटी प्लांटेशन का जो साइकिल है इट्स 25 years, तो ये 25 years आराम से चलना चाहिए। अब ये दिस इज वन ऑफ द फैक्टर फर्टिलाइजर का या इरिगेशन। मेरी बात समझ आ रही है? ये टेक्निकल पॉइंट है रिगार्डिंग योर दिस। अब है जो दूसरा मेरा लेक्चर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं एट वन टाइम सारी चीज़ें कहाँ से बोलूँ, ये दुनिया सिस्टम to same logic, dripper, whooper, A to Z. सो क्या सिस्टम चाहिए आप खुद ही बोल देखो ना M9 अगर आपने M9 लगाया आपको तो एस्टैब्लिश करना ही करना है, वो तो विदाउट ड्रिप आपका M9 रूट स्टॉक तो चलेगा ही। ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप वो टैंक नहीं लगी है जहाँ से फर्टिलाइजर, लेकिन फिर फर्टिलाइजर आया कहाँ से, आएगा कहाँ से? वो तो फिर वही हो गया ना जो हम इसको ऐसे मैनुअल करना है। मैं करना नहीं, मैं आई विल नेवर रेकमेंड करना है। फिर क्या Follow the system. At least whenever you are going to have this M9 root stock, ये चल बिल्कुल। इसके बाद है मेरा दूसरा लेक्चर प्रूनिंग। ये दोनों तो असल में समझ, क्योंकि अब आप आए हो यहाँ। Is one of the difficult topic यही है जो अभी तक ट्रेनिंग में one of the difficult topic यही है, water and the nutrient supplies to the M90। बहुत M9 मुझे लगता है अगर हम इतना ही सीख के जाए तो अनफ है। This is the main water, क्योंकि M9 का रूट भी बहुत डेलिकेटेड होता है। बिल्कुल यही सबसे एसेंशियल है हमें। अगेन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द वाटर, कितना देना है मुझे नहीं समझ में आया। देखिए अब मैंने रिक्वायरमेंट प्लान की निकाली ना, वो मुझे समझ में नहीं हाउ। मैंने आपको कहा जब हम निकालते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट पर डे कितना, हम लेते हैं ETC, करेक्ट, टोबैको ट्रांसपिरेशन कितना, उसके पास उसको मल्टीप्लाई कर वो कहाँ से कंफर्म हो, उसका कोई फॉर्मूला है? एग्जैक्टली वो क्योंकि मैं आपको अगर ये चाहिए मैं आपको लास्ट में ये प्रिंट आउट निकाल के, जब तक हम वो नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम ये भी नहीं निकाल पाएंगे हाउ मच टाइम वी हैव टू फेड द वाटर टू द प्लांट। I will provide you these 2 pages, ये फॉर्मूला ताकि आपको कभी ना आपको प्रॉब्लम। करेक्ट, बस जितना मैं ये कर सकती हूँ मैं आपको 2 पेजेस प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसके बाद जो मेरी दूसरी प्रेजेंटेशन है वो है प्रूनिंग इंटेंसिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन यील्ड एफिशिएंसी, फ्रूट क्वालिटी एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ एप्पल इन हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए अगर हमें हाई डेंसिटी की प्रूनिंग करनी है वो किस तरीके से करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले ही आपको बोलूं कि हाई डेंसिटी प्रूनिंग कैसे करेंगे, आपको बहुत ज़रूरी समझना है कि पहले हम अपने लो डेंसिटी प्लांटेशन की प्रूनिंग करते कैसे। आपको अगर उसका दिमाग में अच्छा आया तो मुझे 1 मिनट लगेगा, क्योंकि उसमें कोई साइंस ही नहीं है। जो आपकी हाई डेंसिटी की प्रूनिंग है उसमें कोई साइंस नहीं, हाँ उसमें आपको 2-3 बातें हैं, टेक्निकल बातें जो आपको समझनी है अगर आप चाहेंगे एक प्लांट को प्रून करने। तो अगर हम अपने लो डेंसिटी प्लांटेशन की बात करेंगे उसमें हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा सुपर बेयर, या तो हमारे पास होगा टिप बेयर। दुनिया भर की जो वैरायटीज़ है, चाहे डिलीशियस, गोल्डन, रेड गोल्ड, जितनी भी वैरायटीज़ हमारी है, या तो वो सुपर बेयर हो सकती है या तो वो टिप बेयर हो सकती है। तो अगर हमें सुपर बेयर वैरायटी है
तो लो डेंसिटी की, मैं पहले लो डेंसिटी की बात कर रही हूँ, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑर्चिड्स हैं। अगर वो बाग है हमारे तो उसको कैसा प्रूव किया जाए, और अगर हमारे हाई डेंसिटी के बाग है तो उसको कैसे प्रूव किया जाए। जो हमारे हाई लो डेंसिटी के बाग है, पहले आपको समझना है कि जब हम उस एप्पल को ग्रो करते हैं, एक सीडलिंग रूट स्टॉक, उसका जड़ होता है सीडलिंग रूट स्टॉक, और उस सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर जितना भी उसका आर्किटेक्चर बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है ग्लोब्यूलर। क्या बनता है? ग्लोब्यूलर मतलब वो ऐसे गोल टाइप होता है, गोल टाइप, उसकी गोल टाइप क्या बनती है, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि जो लो डेंसिटी प्लांटेशन में जो आर्किटेक्चर बनता है प्लांट का, वो बनता है ग्लोब्यूलर, ठीक है। तो इस ग्लोब्यूलर में जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जब इस प्लांट में पड़ती है, वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर ही वैसा है। पहले पेरिफेरल में 100%, क्योंकि जो भी सनलाइट आता है वो 100% पेरिफेरी ले जाती है। फिर पेरिफेरी के बाद जो अंदर गया 75%, तो वो मिडल जोन में मिला, और मिडल जोन से लेकर जो बिल्कुल उसमें, अगर मैं बोलूँगी लेस देन 35% अंदर गई लोअर जोन में, तो आपका बर्ड फ्रूट बर्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अंदर वाले जोन में हर एक बर्ड को खिलने के लिए, चाहे वो लीफ बनाए चाहे वो फ्रूट बनाए, उसको हमेशा ग्रेटर देन 30% सनलाइट मिलनी चाहिए। इट इज एसेंशियल, ग्रेटर देन 35, तब जाकर वो वेजिटेटिव बर्ड को वेजिटेटिव बनाना है, फ्लोरल बर्ड को फ्लावर बर्ड बनाना है। मैंडेटरी ये है कि इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 30%, ठीक है। तो जो आपका अब लो डेंसिटी बाग बन गया, वो उसमें जोनलाइजेशन बन गई ना, जोनलाइजेशन। तो आपका अपर जोन, देन मिडिल जोन, देन लोअर जोन, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइट का सिस्टम है, वो लाइट छे प्रॉपरली गसान अंदर की मिडिल जोन तक टू सम एक्सटेंट, बट लोअर जोन में वेरी लेस, ठीक है ना। और जो भी फ्रूट उस लोअर जोन में बनेगा, सो आज से इट विल बी कलरलेस, वेरी लिटिल कलर, आई शुड से कि तक मैंने काल हो गया ये जोनलाइजेशन। दूसरा, उसमें होती है बहुत सारी ब्रांचेस, होती है ना बहुत सारी ब्रांचेस, उसमें हम बोलते हैं प्राइमरी स्कैफोल्ड, जो बिल्कुल 5 और 6 बड़ी बड़ी ब्रांच, वो होती है प्राइमरी ब्रांच, लेकिन उसमें कोई फ्रूट नहीं आता है, वो देती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्कैफोल्ड। लेकिन प्राइमरी स्कैफोल्ड पे फॉर एग्जांपल ये 5-6 ब्रांचेस है मेरी, इसमें कोई फ्रूट नहीं आती, लेकिन उस पे जो ब्रांच आती है प्राइमरी पे, जो सेकेंडरी ब्रांचेस आती है, उस पे मेरा फ्रूट आता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। प्राइमरी ब्रांचेस सपोर्ट के लिए, जो सेकेंडरी ब्रांचेस, इवन टर्शियरी ब्रांचेस पे भी आपको फ्रूट आ सकता है, और सेकेंडरी ब्रांचेस में भी हमारा फ्रूट आता है। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो हमारा लो डेंसिटी का बाग होता है, उसमें 1 साल का भी ब्रांच होता है, 2 साल का भी ब्रांच होता है, 3 साल का भी ब्रांच होता है, 4 साल का भी ब्रांच होता है, ठीक। तो जो 1 साल का ब्रांच है, हम बोलते हैं अगर ये प्राइमरी ब्रांच पे सेकेंडरी ब्रांच ये आई, हम बोलते हैं अगर ये ऐसे राइट एंगल आई, इसको काट दो, क्योंकि ये बहाव लेगा ऊपर न्यूट्रिएंट्स का। तो हम चाहते हैं कि हर जो एटलीस्ट 1 साल की भी ब्रांच होगी ना, इस साल अगर ये 1 साल की रही, सेकेंड ईयर में इसमें एटलीस्ट फ्लोरल इमिसेशन होना चाहिए, तो थर्ड ईयर में इसका बनेगा फ्रूट, एटलीस्ट फ्रूट पर बनेगा, तो फिर उसके बाद इसका फ्रूट बनेगा। लेकिन हम ऐसी वैसी जितनी भी इसमें ब्रांचेस आएंगी, इस सेकेंडरी ब्रांच पे जितनी भी ब्रांचेस आएंगी, वो राइट एंगल नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट तो वो बेंड डाउन होनी चाहिए। इट मीन्स हम काट देंगे किनको, राइट एंगल ब्रांचेस को काट देंगे और एक्यूट एंगल ब्रांचेस को रखेंगे। लेकिन अगर आपका मर्जी है, प्लांट का लेस बिगर है, प्लांट को सिचुएशन देखकर अगर आपको लगता है कि मैं इसको मेंटेन करूँगा, तो आप इसको टाई डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपको अदरवाइज मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन जितनी भी ब्रांचेस आप इस ब्रांच पे रखेंगे, एटलीस्ट वो आपस में 6 to 8 इंचेस दूर होनी चाहिए। जो भी बिटवीन आएगा काट दो, जो भी बिटवीन आएगा काट दो, जो भी बिटवीन आएगा काट दो। एटलीस्ट वन फ्रूटिंग ब्रांच जिसपे भी हमारा टू बी इन द एंसुइंग सीजन में फ्रूट निकलेगा, वो आपस में होनी चाहिए मिनिमम 6 इंचेस से या 8 इंचेस तक दूर, ठीक है। अब उसके बाद आपको समझना है, अगर मेरे पास ये सुपर बेरर वैरायटी है, ठीक है, आपको इसका नेचर समझना है, ये सुपर बेरर वैरायटी, आपको इसका नेचर समझना है।
अब इसका नेचर क्या है, इस पूरी ब्रांच में बर्ड्स, टेंडेंसी पूरी ब्रांच में बर्ड्स। अब अगर ये सुपर बेरर वैरायटी है मेरी, इस पे जो लोअर बर्ड्स है वो मुझे फ्रूट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और जो इसके ये वाले टुवर्ड टिप जो बर्ड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, शूट्स। आपका नाम क्या है? हियर इज इरफान। इरफान कह रहा है मेरी ये सुपर ब्रांच है, मेरी ये सुपर वैरायटी है। अब इसको समझ आया नेचर, हर एक ब्रांच, ये हर एक ब्रांच का वहाँ नेचर है। मैं एक ब्रांच को डिस्कस करूंगी, इट मीन्स ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इरफान को पता है कि ये लोअर बर्ड्स मुझे फ्रूट बनाएंगे, अपर बर्ड्स मुझे क्या बनाएंगे, शूट। इरफान बोलते हैं मुझे शूट्स चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ लोअर बर्ड्स। ये यहाँ पे काट करता है, क्या करता है, काट, और ये बोलता है कि जो लोअर वाले बर्ड्स हैं मुझे जल्दी जल्दी से फ्रूट निकालना। लेकिन यहाँ से आपका नाम क्या है? अकील। अकील बोलते हैं नहीं, मुझे शूट भी चाहिए और मुझे फ्रूट भी चाहिए, मुझे फ्रूट भी चाहिए, मुझे फ्रूट शूट भी चाहिए। तो ये इन दोनों का पर्सपेक्टिव है कि मेंटेन करना क्या, मेंटेन करना। मैं यहाँ पे काट मारती हूँ, जो लोअर बर्ड्स है वो फ्लोरल बर्ड वो कन्वर्ट हो जाए, पहले जो बर्ड है वो फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल बर्ड के बाद वो स्पर में कन्वर्ट हो, जो ही मैं काट दूंगी वो स्पर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पर के बाद आपका फ्रूट आ जाएगा, और इस पे आप इस वाली ब्रांच पे आपका फ्रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर ये काट रहे हैं तो ये दोनों मेंटेन करें, क्योंकि जहाँ जहाँ आप काट दोगे उसके एडजेसेंट जो बर्ड होता है उसको ऐसे सेंसेशन मिलता है कि कुछ ना कुछ मुझे हो गया तो मुझे ब्रांच निकाल, इनको लेट मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो ब्रांचिंग नीचे ब्रांचिंग होती है उनको डिफिकल्ट निकालना है बनस्बत के जहाँ आपका काट बहुत नजदीक होता है, क्योंकि वहाँ जो ये हार्मोनल सिग्नल होता है वो जल्दी जल्दी जाता है, तो यहाँ के बर्ड जल्दी जल्दी बनाते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर बर्ड्स। तो अब ये समझ आया स्पर बेरर में क्या होता है आपको पता, तो हम यहाँ पे हेड बैक कर सकते है ना। हमारे पास प्रूनिंग के दो ही टूल है, या हेड बैक करेंगे या थिन आउट करेंगे, दो ही टूल है प्रूनिंग के। तो हेड बैक इसलिए करेंगे बिकॉज मैं तो मेंटेन करना चाहती हूँ रूट फ्रूट भी, स्पर्स भी और शूट भी, और थिन आउट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंस कैनोपी होती है। थिन आउट इसलिए करेंगे ताकि देयर शुड बी अबंडेंट इन पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है। लेकिन अगर मेरी टिप बेरर वैरायटी है, अब टिप बेरर वैरायटी में ये रिवर्स है, उसको क्या होता है टिप बेरर वैरायटी में रिवर्स है, उसको जो लोअर बर्ड्स है वो बनाते हैं शूट, और जो टिप के इधर नॉट एग्जैक्टली एट द टिप बट बिहाइंड द टिप, ये यहाँ पे आपके फ्रूट बर्ड्स बनते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा आप इधर ही काट दोगे तो मकले फ्रूट बर्ड। तो टिप बेरर में फ्रूट इधर बनता है, शूट्स नीचे बनते हैं, जो भी ब्रांच हो। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है मैं ये काट देती हूँ, लेकिन फ्रूट कहाँ से बनेगा, फिर मैंने ये काटा, इट मीन्स मैंने फ्लोरल बॉडी काटा, लेकिन फिर फ्रूट कैसे बनेगा टर्मिनल पे, दिस इज ब्रांच, मैंने इसको काटा, ये भी कर सकते हैं, मत लो ना फ्लोरल बर्ड। अब हमारे हिसाब से तो फ्रूट नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकल, इवन वो कभी नहीं निकलेगा, लेकिन जो लैटरल्स इसमें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्रांच है, यहाँ पे ही मुझे फ्रूट मिल सकता है। अब मैं इसको कट करती हूँ, ठीक है ना, हेड बैक करती हूँ, मैं लैटरल्स को 2-3 लैटरल्स मेंटेन करती हूँ या 4 लैटरल में, तो उनके टर्मिनल पे मुझे 4 फ्रूट मिलेगा। तो ये तो मैंने काटा, लेकिन जो लैटरल्स निकलेंगे उनके टिप पे ये है मैकेनिज्म कहाँ का, जो हम लो डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं। अब हमें है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में रूल है, पहले आपका ये रूल है कि आपको प्लांट का जो लीडर है वो 12 फीट तक या 14 फीट तक उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसको बढ़ाना है। फिर भी उसके साथ साथ जितनी भी ब्रांचेस होंगी, फिर तो निकलेंगी ना ब्रांचेस, सोनर और लेटर ऊपर से लेकर नीचे तक धीरे धीरे करके ब्रांचेस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नर्सरी में फेदर्ड प्लांट्स लाते हैं जिसको ऑलरेडी ब्रांचिंग हुई होती है, या फिर जून जुलाई में उनको टाई डाउन करके हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अब दूसरे साल ही फ्रूटिंग हो जाए। वो वैराइटल भी इफेक्ट होता है, वो रूट स्टॉक का भी इफेक्ट होता है आपकी M9 का। आपके M9 में यही टेंडेंसी है कि वो बोलता है अंदर से, उसका DNA बोलता है अंदर से, DNA उनका दिमाग होता है, उसका दिमाग ये बोलता है कि मुझे फैलाना नहीं है अपने आप, वो आपके प्लांट को सिग्नल देता है मुझे फैलाना नहीं।
मुझे सिर्फ कंजर्व करना। काश कंजूस होता, वो नहीं पैसा खर्चता है, इंस्टेड उसको इतना अबंडेंट होता है। सेम द केस फॉर M9, वो नहीं करता है, वो बोलता है बस जमा रहे और फिर इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। तो आपको रूट स्टॉक को भी मद्देनजर रखना है कि मेरा रूट स्टॉक है क्या, क्योंकि नेचर ऑफ योर रूट स्टॉक डिसाइड्स द, जो भी ऊपर बिहेवियर होगा आपकी वैरायटी का, उसका भी बिहेवियर, उसमें भी उसका एक इन्फ्लुएंस होगा उसके बिहेवियर में। जो आपकी वैरायटी है उसका अपना एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना भी एक बिहेवियर होगा, लेकिन उसको रूट स्टॉक का भी असर होगा, बिकॉज व्हेन दे कंबाइन, बोथ दे कंबाइन टुगेदर, इसको अपना खसलत है, इसको भी अपना खसलत है, लेकिन इन्फ्लुएंस अगर एक ही जगह है ना, इसको इसका बर्दाश्त करना है, इसको इसका बर्दाश्त करना है। अब बर्दाश्त यहाँ पे क्या है कि ये इसका भी इन्फ्लुएंस इस पे होता है, इसका भी इन्फ्लुएंस इस पे होता है, मिलजुल कर, इट्स अ स्ट्रायनिक कॉम्बिनेशन। तो असर है इनका, इंडिविजुअल असर भी है अपना। फॉर एग्जांपल रूट स्टॉक M9 है, उसका टेंडेंसी है कि प्लांट बनाना, अब वैरायटी है विगरस, उसकी अपनी टेंडेंसी के फैलाव बनाना, लेकिन उसका असर ये है कि इसको ज़्यादा फैलने नहीं देगा, और अगर वो ज़्यादा फैल गया तो हमारा काम है उसको हेड बैक करना, ताकि कन्फाइन अपना ये स्पेस हमेशा M9 का जितना भी अलॉटेड स्पेस है 0.5 यहाँ से 0. उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, वन थिंग। देन सेकेंड थिंग, हम क्या करते हैं, हम पहले रेगुलेटरी प्रूनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेटरी प्रूनिंग में मैं अप्रोच आ गई ट्री के पास, तो फिर मुझे कुछ नहीं पता है क्या रखना है क्या नहीं रखना। एटलीस्ट मैं रेगुलेटरी प्रूनिंग करती हूँ, मैं निकालती हूँ क्रिस क्रॉस ब्रांचेस, डिजीज, डेड वुड, वो सारा निकालती हूँ जो बिल्कुल गंद मचाता है, या डिजीज, ओवर क्राउडिंग जो इंटरफेयर करता है सनलाइट में, वो मैं सारा निकालती हूँ। वो मेरा रेगुलर प्रूनिंग है। उसके बाद हमारी होती है स्पर प्रूनिंग या होती है रिन्यूअल प्रूनिंग। स्पर प्रूनिंग में आप मेंटेन करते हो स्पर्स, क्योंकि उसमें हमारा ये नहीं प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शियरी ब्रांच, कुछ नहीं होता है। आपकी जो ब्रांच निकलती है उसी ब्रांच में, प्राइमरी ब्रांच है तो प्राइमरी ब्रांच पे ही आपका फ्रूट निकलता है। और जितना आप हाई डेंसिटी में अपने हर एक फ्रूटिंग ब्रांच को लीडर के साथ साथ ही रखोगे, उतनी उसमें बेस्ट फ्रूटिंग। जितना वो उससे दूर हो जाएगा उतनी लेस फ्रूट। तो इट मीन्स इतना अलॉटेड स्पेस है, उसी अलॉटेड स्पेस में उसको रखना। समझ आ रही मेरी बात? तो सुपर प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे तक फ्रूटिंग ब्रांचेस, उसमें सब फ्रूटिंग ब्रांचेस होते हैं। कोई कबार कोई डेड डिजीज ब्रांच होगा या वाटर स्प्राउट होगा जो हम निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास जितनी ब्रांचेस निकल गई हमारे पास उतनी ही ब्रांचेस है। आपने कोई भी ब्रांच थिन आउट करी फिर वो नहीं आएगी वहाँ से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से स्पर ओल्ड हो गया उसको भी रिज्यूनेट करना है, तो उस ब्रांच को काटना है ना हमें, लेकिन हम उस ब्रांच को काटते नहीं, हम उस ब्रांच को स्टब रखते हैं। फ्रूट ले लिया, स्टब कर दिया, इनवर्ड काट दे दिया, डच काट दे दिया, ताकि नीचे से नई ग्रोथ हो जाए। नई ग्रोथ से नई फ्रूटिंग, ये ऐसे चलता है। बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू लीव द स्टब, जिसको हम बोलते हैं स्टब रूल। और तीसरा रूल ये है कि आपकी जितनी भी ब्रांचेस रहे इस लीडर के पास, लीडर को कोई एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लीडर है 50 सेंटीमीटर, उसकी मतलब उसका गर्थ, तो कोई भी ब्रांच है ना उसकी ये नहीं होनी चाहिए मजाल कि वो लीडर को सर पास करे। जो ही सर पास करे हम काट नहीं सकते, अगर थिन आउट किया वो ब्रांच कभी नहीं निकलेगी। हाँ, उसको स्टॉप नहीं, उसको स्टॉप नहीं। ये है फंडामेंटल चीज जो कि रिगार्डिंग लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी जो मैंने आपको बोल दिया, और वो था ये कि फर्टिगेशन एंड एडमिशन का। थैंक यू सो मच फॉर योर